माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द वोकैबुलरी सेक्शन, क्योंकि ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी आनी भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में ग्रामर और वोकैबुलरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने ग्रामर में प्रेपोजिशंस कवर किया और अब हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी सेक्शन की ओर। यहाँ पर तो आज की क्लास का पहला वर्ड है वॉन्टन। वॉन्टन आज की क्लास का पहला वर्ड है। वॉन्टेड नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, वॉन्टेड नहीं बल्कि क्या, वॉन्टन। तो आज की क्लास का पहला वर्ड है वॉन्टन। वॉन्टन का मतलब क्या होता है? वॉन्टन का मतलब होता है एकदम प्रचंड रूप, आक्रामक रूप। आपने देखा होगा जब कभी भी कहीं पर स्ट्राइक्स होती हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, धरना होता है, तो वहां पे क्या होता है? बहुत ही प्रचंड रूप होता है। विरोध प्रदर्शन जब कभी भी होता है, स्ट्राइक्स होती हैं, तो वहां पर कैसा माहौल हो जाता है? बहुत ही आक्रामक माहौल हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं वैंटन। तो वैंटन का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही प्रचंड है, बट इन अ नेगेटिव सेंस। जैसे कि इसका अर्थ क्या निकलेगा? डैमेज, क्रुएलिटी इन अ वे दैट इज शोइंग नो केयर एट ऑल। मतलब कि अगर कहीं पर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कोई स्ट्राइक हो रही है, डैमेज हो रहा है, जहां पर लोग बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे कि उससे किसी का नुकसान हो रहा है, तो इस प्रकार की जब बात होती है तो वहां पर वॉन्टन वर्ड का यूज होता है। आप कह सकते हो कि जब कभी स्ट्राइक्स होती हैं या किसी चीज का विरोध प्रदर्शन होता है, तो वहां पर कैसा होता है? वहां पे बहुत सारा क्या होता है? डैमेज होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। किसको? बहुत सारा डैमेज होता है, क्रुएलिटी होती है और बहुत सारा वेस्ट होता है। तो जब कभी भी कोई स्ट्राइक होती है, कहीं विरोध प्रदर्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा कैसी स्थिति होती है? बहुत ज़्यादा जो है ह्यू एंड क्राई की स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा शोरगुल और डिस्टर्बेंस की स्थिति होती है। इसी को बोलते हैं वेंटन, मतलब प्रचंड रूप, बट इन अ नेगेटिव सेंस। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ लेट अस सी अ सिंपल एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। अभी हमारी कंट्री में थोड़े समय पहले हमने देखा होगा सीएए और एनआरसी का बहुत विरोध हो रहा था। तो अगर कोई मान लीजिए कोई नया गवर्नमेंट का रूल आता है, कोई नया बिल आता है जिसका कि लोग विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, तो वहां पे वैंटन वर्ड यूज हो सकता है। तो ऐसी चीज, ऐसा विरोध जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज करे, वेस्ट, जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो, क्रुएलिटी हो, वेस्ट हो और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो, दैट इज कॉल्ड वैंटन। तो वैंटन का मतलब होता है प्रचंड रूप, और ये तब यूज होता है जब कहीं पर कोई स्ट्राइक होती है और किसी चीज का विरोध होता है। ओके, नाउ let us see example how you will remember this word wanton protest against CAA and NRC। थोड़े समय पहले हमारी कंट्री में CAA और NRC का विरोध हो रहा था। ठीक है, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड आए थे, रूल्स आए, बिल आए थे, उनका विरोध हो रहा था। तो wanton protest against, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, wanton protest against CAA and NRC। CAA और NRC के अगेंस्ट में wanton protest एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेंटन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीए एंड एनआरसी। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम स्वरूप जो कि वेंटन प्रोटेस्ट हुआ। वेंटन वर्ड ज्यादातर कब यूज करेंगे? प्रोटेस्ट के केस में, विरोध के केस में, जब आंदोलन होगा, धरना होगा, तो वहां पे वेंटन वर्ड यूज होगा। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेंटन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीएए and NRC, national property including government buildings and various vehicles etc were destroyed। and various vehicles यहाँ पे आपको visible नहीं होगा, तो I'm writing here various vehicles। various के बाद क्या दिया गया है? various vehicles, various vehicles, various vehicles etc were destroyed। various vehicles etc were destroyed। तो ये आपका वेंटन का यूज हो गया। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वेंटन का मतलब होता है, वेंटन प्रोटेस्ट के लिए यूज हो सकता है। ज्यादातर प्रोटेस्ट के केस में ये यूज होता है जहां पर नेशनल प्रॉपर्टी जो है उसका डैमेज हो, वेस्ट हो या फिर क्रुएलिटी हो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ओर बढ़ते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसकी? वेंटन का मतलब नेगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज होता है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो सेंसलेस, अनजस्टिफिएबल, अनस्क्रूपलस और आउटरेजियस। दिस इज क्लियर भाई। प्रचंड रूप लेकिन नेगेटिव सेंस में, तो जो चीज मतलब सेंसलेस है, हम कह सकते हैं कि जो चीज गलत है, गलत के सेंस में। नेगेटिव वर्ड है ना, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? सबसे पहले याद रखिए, इस वर्ड पे आते हैं अनजस्टिफिएबल, जो चीज बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। भाई आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो, ठीक है, आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन इसके लिए नेशनल बिल्डिंग्स को डैमेज करने की तो कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए कहीं पर भी आपको जो ये कहीं पर भी ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को
बर्न करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो वेंटन का मतलब जो चीज अनजस्टिफिएबल है, अनैतिक है, जो चीज सही नहीं है, सेंसलेस है। सेंसलेस वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, बट ये इतना ज्यादा सुटेबल इसका सिनोनिम नहीं है। आप अनजस्टिफिएबल को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस का भी मतलब, अनस्क्रूपलस का मतलब जो चीज सही नहीं है, गलत है। अनस्क्रूपलस अनजस्टिफिएबल के सेंस में ही जाएगा। आउटरेजियस, आउटरेजियस का मतलब भी गुस्से के सेंस में होता है, प्रचंड के सेंस में होगा। आउटरेज का मतलब, आउटरेज का मतलब गुस्सा, तो आउटरेजियस मतलब प्रचंड के रूप में, नेगेटिव सेंस में। नाउ अपोजिट क्या हो जाएगा, सेंसलेस का उल्टा अब अपोजिट क्या हो जाएगा, रैशनल, जो चीज सही है, जस्टिफिएबल है। रीजनेबल, जो चीज उचित है। काइंड, थॉटफुल एंड राइट। तो ये इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। भाई जो वैंटन वर्ड है, वैंटन का मतलब हो जाएगा समथिंग विच इज अनजस्टिफिएबल, आउटरेजियस, अनस्क्रूपलस, सेंसलेस। और इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ये हो जाएगा जो चीज रैशनल है, बिल्कुल सही है, रीजनेबल है, उचित है। काइंड है, क्रुएलिटी इसमें था, इसका उल्टा काइंड हो गया। थॉटफुल और राइटियस है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है हमारा निफेरियस। निफेरियस का मतलब क्या होता है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज निफेरियस। निफेरियस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुने। निफेरियस का मतलब होता है निफेरियस एक्टिविटीज। देखो भाई, निफेरियस का मतलब होता है बुरे इरादे, बैड मोटिव्स। निफेरियस का मतलब बुरे इरादे, बैड मोटिव्स। जैसे कि जो हमारी कंट्री में क्या होता है कि जैसे कह सकते हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, कुछ नेबरिंग कंट्रीज के निफेरियस आइडियाज होते हैं, निफेरियस एक्टिविटीज होती हैं। तो कहा जा सकता है कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी निफेरियस एक्टिविटी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। तो निफेरियस का मतलब बुरे इरादे, बैड मोटिव्स। निफेरियस मीन्स बैड मोटिव्स, बुरे इरादे, बैड मोटिव्स। निफेरियस मीन्स बुरे इरादे, बैड मोटिव्स। अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा बैड, विकेड, क्रिमिनल, कुटिल या बेईमान। मतलब इसका अर्थ होता है बुरे इरादे, बैड मोटिव। क्लियर है? ओके, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो भाई बहुत ही बढ़िया इमेज है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। भाई ये जो है नेबरिंग कंट्रीज के बाय चांस जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इनका एयरक्राफ्ट जो है लैंड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही ब्रेवली जो है ये वहाँ से जो है अपनी कंट्री को में वापस लौटते हैं व्यक्ति। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहा जाए, तो हम कह सकते हैं कि निफेरियस का मतलब होता है किसी के बुरे इरादे या बैड मोटिव्स। तो इंडिया विल नॉट टॉलरेट द निफेरियस एक्टिविटीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। तो निफेरियस का मतलब होता है बुरे इरादे, बैड मोटिव्स। इसको याद रख सकते हैं। निफेरियस एक्टिविटीज ऑफ पाकिस्तान विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड बाय इंडिया। निफेरियस एक्टिविटीज ऑफ पाकिस्तान विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड बाय इंडिया। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? सो हाउ यू विल रिमेंबर, इसको सर दोबारा से हम कर देते हैं, इसको आप देख लेना, फिर से करते हैं। नाउ हाउ यू विल रिमेंबर दिस वर्ड। इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा सा इमेज है जिसके द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। आपने अभिनंदन की तस्वीर तो देखी होगी, न्यूज वगैरह में काफी समय पहले चर्चा में थी कि इंडियन स्क्वाड्रन लीडर थे जिनका कि एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिनका जो है एयरक्राफ्ट वहां जो है बाय चांस जो है लैंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां की जो पुलिस होती है, वहाँ की जो आर्मी होती है वो उनको अरेस्ट कर लेती है। बट ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही ब्रेवली जो है उन सारी सिचुएशंस को जो है फेस करता है, और वहीं से जो है वहां से वो इंडिया वापस लौट के आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा जाए तो निफेरियस एक्टिविटीज जो है पाकिस्तान की, कोई भी निफेरियस एक्टिविटीज विल नॉट बी टॉलरेटेड। तो निफेरियस का मतलब होता है बुरे इरादे, बैड मोटिव। सो निफेरियस एक्टिविटीज ऑफ पाकिस्तान विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड बाय इंडिया। अब आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स में हमारा वर्ड आएगा, पहला वर्ड है हॉरिबल, देन नेक्स्ट है ओडियस। हॉरिबल एंड ओडियस। हॉरिबल का मतलब खराब और ओडियस का मतलब बुरा। तो हॉरिबल और ओडियस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स में क्या आएगा, एंटोनिम्स में आ जाएगा डिलाइटफुल और जेंटल। देखिए सिनोनिम्स क्या होंगे, निफेरियस का मतलब बुरे इरादे, बैड मोटिव्स, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हॉरिबल। और दूसरा सिनोनिम ओडियस की अगर बात करें तो ओडियस का मतलब भी होता है, ओडियस का मतलब होता है बैड और
evil. odious का मतलब होता है bad या evil, बुरा या evil. तो ये इसका सिनोनिम हो गया और ये इसका एंटोनिम हो गया. अब बढ़ते हैं इसके आगे. बैड और evil इसको बोला जा सकता है. ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. ये रहा हमारा आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी क्या होता है माय डियर? हॉस्टिलिटी जो है, हॉस्टिलिटी सबसे पहले तो नाउन है और हॉस्टिलिटी का मतलब होता है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अनफ्रेंडलीनेस, अनफ्रेंडलीनेस और ऑपोजिशन. देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज की क्लास का हॉस्टिलिटी और इसका मतलब होता है अनफ्रेंडलीनेस या ऑपोजिशन. अनफ्रेंडलीनेस या ऑपोजिशन को हॉस्टिलिटी बोलते हैं. शत्रुता, विरोध या बैर. तो जब आपके मन में किसी के प्रति शत्रुता होती है, अनफ्रेंडलीनेस होती है, तो वहां पे हॉस्टिलिटी वर्ड का यूज करते हैं. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अनफ्रेंडलीनेस या ऑपोजिशन, शत्रुता, विरोध या बैर. शत्रुता रखना किसी के प्रति, विरोध या बैर. ओके, सिनोनिम जो है आप कह सकते हो कि हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्रीमोनी. एक्रीमोनी से मिलता जुलता है. तो एक्रीमोनियस वर्ड आपने सुना था ना, एक्रीमोनियस. तो एक्रीमोनियस, एक्रीमोनी आप कह सकते हो, इट इज सिमिलर टू एक्रीमोनी. एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस इसका सिनोनिम हो जाएगा. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्रीमोनियस. ओके, नाउ हाउ यू विल रिमेंबर दिस वर्ड? इसको याद कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी के प्रति विरोध भावना रखना, किसी के प्रति बैर रखना. तो इसको याद करने का तरीका क्या है? हम कह सकते हैं कि बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनमें आपस में क्या है? हॉस्टिलिटी है, लेकिन उन्हें डिप्लोमेटिक बिहेवियर रखना पड़ता है. तो हॉस्टिलिटी का मतलब विरोध या फिर बैर भाव रखना. ओके, बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके बीच में आपस में हॉस्टिलिटी है, बैर भाव है. तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी के प्रति शत्रुता रखना, विरोध भाव रखना. ओके, सो ट्रम्प वॉन्ट्स नॉर्थ कोरियन केम टू ऑन हॉस्टाइल एक्शंस. बहुत समय पहले जब आपने देखा होगा, अब तो बहुत पुरानी घटना है ये, कि बहुत समय पहले आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी चल रही थी. अब तो सब चीज़ें ठीक हैं. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड हॉस्टिलिटी. दैट मीन्स हमने देखा था बहुत समय पहले नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी हॉस्टिलिटी चल रही थी. दोनों कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट थे वो एक दूसरे को वार्न कर रहे थे. तो दैट इज कॉल्ड हॉस्टिलिटी. एग्जाम्पल, पीस टॉक्स वर स्टॉल्ड आफ्टर रीसेंट हॉस्टिलिटीज. ओके, इसको हम याद कैसे रखेंगे इस वर्ड को? तो देखिए, एग्जाम्पल से हम याद करते हैं. पीस टॉक, हाउ यू विल रिमेंबर दिस वर्ड? इसको याद रखने का तरीका है एग्जाम्पल से. इस पर एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल. इस पर एग्जाम्पल क्या है? पीस टॉक्स वर स्टॉल्ड आफ्टर रीसेंट हॉस्टिलिटीज. रीसेंट हॉस्टिलिटीज के बाद जो पीस टॉक्स थी वो मेंटेन की गई दोनों कंट्रीज के बीच में. रीसेंट हॉस्टिलिटी के बाद पीस टॉक्स वर स्टॉल्ड आफ्टर रीसेंट हॉस्टिलिटीज. पीस टॉक्स वर स्टॉल्ड आफ्टर रीसेंट हॉस्टिलिटीज, यानी कि जो रीसेंट हॉस्टिलिटीज थी उनके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में पीस टॉक्स इंस्टॉल की गई. यानी जो रीसेंट हॉस्टिलिटीज थी, जो आपस में बैर था, उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में शांति बनी. मतलब पहले झगड़ा था, पहले डिस्प्यूट था, लेकिन उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में पीस टॉक्स की गई. ओके, नाउ लेट्स कम टू इट्स सिनोनिम. अब हम इसके सिनोनिम्स पे आ जाते हैं. तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हाउ यू विल रिमेंबर दिस वर्ड? इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स याद रखते हैं. सबसे पहले इसका सिनोनिम है एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म इसका सिनोनिम है. देन एग्रेशन एंड मीननेस. नाउ इसके सिनोनिम्स क्या है भाई? इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? यस, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? शत्रुता, विरोध भाव रखना. सिनोनिम्स आप कैसे याद रखोगे? बहुत ही सिंपल है. एंटागोनिस्ट कौन होते हैं? एंटागोनिस्ट वो होते हैं किसी भी कंट्री में विरोध प्रदर्शन करने वाले. जैसे अभी बहुत समय पहले हमने देखा कई कंट्रीज में जो रिबेलियंस होते हैं, जो विरोध करते हैं, उनको भी हम एंटागोनिस्ट कहते हैं. तो रिबेलियंस होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं. रिबेलियंस को ही एंटागोनिस्ट कहा जाता है, विरोध प्रदर्शन करने वाले, विरोध करने वाले. तो एंटागोनिज्म नाउन हो जाएगा. एंटागोनिस्ट वो व्यक्ति होंगे जो विरोध
विरोध करेंगे, तो ये विरोध करने वाले एंटागोनिज्म हो गया, विरोध करना। देन एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब गुस्सा, अगर किसी के प्रति आपके मन में शत्रुता है तो आपके मन में गुस्सा होगा, एग्रेशन इसका दूसरा सिनोनिम हो गया। हॉस्टिलिटी का मतलब विरोध भाव रखना, किसी को अपोज करना। अब इसका सिनोनिम कैसे याद रखोगे, तो भाई पहला वर्ड है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, विरोध कर रहे हो किसी चीज का। देन एग्रेशन मतलब क्रोध, और मीननेस का मतलब भी आपके मन में सेल्फिश मोटिव्स हैं, आप बहुत ही मीननेस, मतलब मीननेस का मतलब भी सिर्फ अपने बारे में सोचना, यानी शत्रुता भाव रखना, मतलब मीन है, बहुत ज्यादा मीननेस, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा मीननेस है, मतलब कि सेल्फिश होना। ओके, अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा फ्रेंडशिप, एंड अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, अपोजिट हो जाएगा फ्रेंडशिप एंड गुडविल। तो इसके अपोजिट हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्रेंडशिप एंड गुडविल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो कमेंट में यस कर दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एमिटी। एमिटी का मीनिंग क्या होता है, एमिटी नाउन है और इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस होना, पीसफुल रिलेशंस बिटवीन नेशंस एंड फ्रेंडशिप। तो देखिए हॉस्टिलिटी का अगर अपोजिट देखा जाए, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति शत्रुता होना, और उसी का अपोजिट हो जाएगा क्या, इसी का अपोजिट हो जाएगा एमिटी। एमिटी का मतलब किसी के प्रति दोस्ती होना, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी होना, शत्रुता का भाव रखना, इसी का अपोजिट है एमिटी। और एमिटी का मतलब क्या होता है, हैविंग पीसफुल रिलेशंस, पीसफुल रिलेशंस होना, किसके बीच में, पीसफुल रिलेशंस होना, दो कंट्रीज के बीच में, दो लोगों के बीच में पीसफुल रिलेशंस होना। तो दिस इज द अपोजिट ऑफ हॉस्टिलिटी का, हॉस्टिलिटी का एंटोनिम है, अपोजिट है, हॉस्टिलिटी का जो एंटोनिम है ना, इसका जो अपोजिट है, इसका अगर हम देखें तो इसका जो एंटोनिम है, इसका एंटोनिम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एमिटी। ये इसका एंटोनिम है, हॉस्टिलिटी का उल्टा एमिटी। हैविंग पीसफुल रिलेशंस बिटवीन, ये पीसफुल रिलेशंस किसके बीच में हो सकते हैं, कंट्रीज के बीच में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकते हैं, दोस्तों के बीच में भी हो सकते हैं, मित्रता होना। अब इसे याद कैसे रखोगे, तो भाई इसको याद ऐसे रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है 21 मार्च को हार्मनी डे बनाती है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 21 मार्च को हार्मनी डे मनाती है, और हार्मनी डे मतलब एमिटी, फ्रेंडशिप डे, मतलब फ्रेंडशिप डे नहीं आप बोल सकते हो, हार्मनी डे का मतलब मित्रता भाव रखना, ठीक है, कॉर्डियल टर्म्स होना, हार्मनी होना। तो 21 मार्च को हार्मनी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। नाउ लेट्स कम टू, तो सो कम्युनल एमिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर ऑन 21 मार्च, ठीक है। तो 21 मार्च को हर साल ऑस्ट्रेलिया एमिटी डे मनाती है। एमिटी डे का मतलब हार्मनी डे, एमिटी डे मीन्स हार्मनी डे, ओके। सो कम्युनल एमिटी डे सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर ऑन 21 मार्च, जिसे कि हार्मनी डे के नाम से जाना जाता है, जिसे हार्मनी डे कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक अगर वोकैब समझ में आ रही है, एग्जाम्पल्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो अब हम एमिटी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ओर बढ़ते हैं कि आप इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कैसे याद रखोगे। एमिटी का मतलब होता है दोस्ती, मित्रता का भाव। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो फ्रेंडशिप से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड सारे आ जाएंगे। एकॉर्ड पहला इसका सिनोनिम है। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप या फ्रेंडलीनेस। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स हमें क्या याद रखने की जरूरत है, तो इसके सिनोनिम्स आपके फ्रेंडलीनेस से रिलेटेड सब आ जाएंगे। एकॉर्ड पहला वर्ड है एकॉर्ड। अब ये जो हम बोलते हैं ना कॉर्डियल रिलेशंस, तो कॉर्डियल रिलेशंस, ये जो हम बोलते हैं कॉर्डियल रिलेशंस, तो कॉर्डियल रिलेशन से ही बना है वर्ड क्या, कॉर्डियल रिलेशन से ही बना है वर्ड हमारा एकॉर्ड। फिर आता है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, पीसफुल। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीसफुल, यानी कि एकदम शांत और पीसफुल वातावरण, ट्रैंक्विलिटी। कॉनकॉर्ड, कॉमिटी। देन बेनेवलेंस एंड काइंडलीनेस। बेनेवलेंस का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु। दिस इज क्लियर।
इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एमिटी के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एमिटी का मतलब मित्रता का भाव, इसके सिनोनिम्स है एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब जो कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं उसी को एकॉर्ड कहा जाएगा। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीसफुल वातावरण। ट्रैंक्विलिटी का मतलब पीसफुल, यानी ट्रैंक्विलिटी पीसफुल और फ्रेंडलीनेस के सेंस में हम यूज कर सकते हैं, पीसफुल या फ्रेंडलीनेस। ट्रैंक्विलिटी का मतलब पीसफुल, फ्रेंडलीनेस। देन कॉन्कॉर्ड, इसका भी सेम मीनिंग होगा। कॉमिटी, कॉमिटी इज इक्वल टू एमिटी, एमिटी कॉमिटी सिनोनिम्स है, कॉमिटी एमिटी, क्लियर। फिर बेनेवलेंस, बेनेवलेंस का मतलब क्या होगा? बेनेवलेंट पर्सन जो होता है वो दयालु व्यक्ति हो। बेनेवलेंट का मतलब दयालु व्यक्ति, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली व्यक्ति या दयालु व्यक्ति। काइंडलीनेस, उल्टा क्या होगा? बेनेवलेंट का उल्टा मेलेवलेंस, बेनेवलेंस का उल्टा मेलेवलेंस, मतलब किसी के प्रति दया की भावना रखना। बेनेवलेंस का मतलब किसी के प्रति, ध्यान से सुनिएगा, बेनेवलेंस का मतलब किसी के प्रति दया की भावना रखना, और वही किसी के प्रति अगर दुर्भावना होती है हमारे मन में, बैड फीलिंग होती है, तो बैड फीलिंग के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज मेलेवलेंस। मेल का मतलब होता है, MAL का मतलब बैड। ओके, सो लेट्स कम टू अनदर वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इनोकुअस। नेक्स्ट वर्ड, आज की क्लास का नेक्स्ट जो वोकैब का वर्ड है दैट इज इनोकुअस। इनोकुअस क्या होता है? इनोकुअस एडजेक्टिव है, सबसे पहले तो ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग क्या होता है? इनोकुअस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है किसी को भी हार्म ना करना, मतलब कि नॉट हार्मफुल और इंजूरियस, नॉट हार्मफुल या इंजूरियस, जो बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो, नुकसान ना पहुंचाए। आप इनोकुअस को कैसे याद रखोगे? तो हम लोग देखते हैं इनोकुअस को हम कैसे याद रखेंगे। इनोकुअस को कैसे याद रखेंगे? इनोकुअस इक्वल्स टू इनोसेंट, इनोकुअस इक्वल्स टू इनोसेंट। ध्यान से सुनिएगा, इनोकुअस, इसमें क्या, ये काफी हद तक सिमिलर किसके लग रहा है? इनोकुअस और इनोसेंट की स्पेलिंग सेम है। इनोकुअस इक्वल्स टू इनोसेंट, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, सीधा हो। अब अगर कोई सीधा व्यक्ति है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उससे किसी को हार्म नहीं होगा। तो इनोकुअस को याद रखने का तरीका है कि इनोकुअस बराबर इनोसेंट, वो जो सीधा है, इनोसेंट है। अब जो इनोसेंट होगा वो हार्मफुल भी नहीं होगा, नॉट हार्मफुल, और ना ही वो इंजूरियस होगा। तो जो हार्मफुल नहीं है, जिससे किसी को कोई हानि नहीं हो सकती, उसे इनोकुअस बोलेंगे। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो भाई हम सभी जानते हैं कि ये जो एनिमल है रैबिट, रैबिट इज एन इनोकुअस एनिमल, रैबिट इज एन इनोकुअस, रैबिट इज एन इनोकुअस एनिमल। ओके, इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने का एक तरीका है, रैबिट इज एन innocuous, रैबिट इज एन इनोकुअस एनिमल, रैबिट एक इनोकुअस एनिमल है, रैबिट इज एन इनोकुअस एनिमल। यहां तक क्लियर है सभी को? अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। इनोकुअस वर्ड का मीनिंग क्लियर है? इनोकुअस वर्ड का मीनिंग अगर क्लियर है तो कमेंट में यस कर दीजिए। अब बढ़ते हैं मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास। Okay, so trick is rabbit is an innocuous animal. तो innocuous equals to innocent. इसके synonyms देख लेते हैं, फिर अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। इसके synonyms में innocuous मतलब जो harmless हो, जिससे किसी को हानि ना हो, तो harmless इसका synonym हो जाएगा। Then next is safe, जो एकदम safe हो। innocuous के synonyms क्या क्या हो जाएंगे भाई? innocuous का पहला synonym हो जाएगा harmless, जो नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा safe, सुरक्षित हो। नॉन टॉक्सिक, जो बिल्कुल भी खतरनाक ना हो, टॉक्सिक मतलब जहरीला, जो बिल्कुल भी जहरीला ना हो। नॉन पॉइजनस एंड होलसम, एंड होलसम का मतलब होता है लाभदायक, स्वास्थ्यवर्धक या लाभदायक। तो सेलुब्रियस हो गया, होलसम हो गया, जिसका मतलब होता है लाभदायक, लाभदायक, लाभदायक या स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक या स्वास्थ्य वर्धक। तो इनोकुअस के सिनोनिम्स की अगर बात की जाए, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। आप सभी का एक एक कमेंट बहुत मायने रखता है। इनोकुअस का मतलब होता है जो कि बिल्कुल इनोसेंट है। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? सिनोनिम्स में पहला वर्ड आएगा हार्मलेस, फिर आएगा सुरक्षित,
फिर आएगा नॉन टॉक्सिक, मतलब बिल्कुल भी जहरीला नहीं, नॉन पॉइजनस, बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं, देन होलसम एंड सेलुब्रियस। होलसम और सेलुब्रियस का मतलब हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक। अब इसके अपोजिट पे आ जाते हैं, इसके एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो इसके एंटोनिम्स में पहला वर्ड है पॉइजनस, एंटोनिम्स में पहला वर्ड है पॉइजनस। देन नेक्स्ट इज वेनोमुअस, नेक्स्ट वर्ड है वेनोमुअस। वेनोमुअस किसको बोलते हैं? स्नेक को बोलते हैं। स्नेक वेनोमुअस होता है, जहरीला होता है, तो स्नेक इज अ वेनोमुअस एनिमल, स्नेक वेनोमुअस है। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? सिनिस्टर वर्ड बना है सिन से, सिन का मतलब होता है बुरे इरादे, बैड मोटिव। सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है अपराध, बुरा, ठीक है। हैजार्डियस, हैजार्डियस का मतलब नुकसानदायक। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। इतना क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दीजिएगा कमेंट में। ओके, चले अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अब आ जाएंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अंक्चुअस। नेक्स्ट वर्ड इज अंक्चुअस। अंक्चुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अंक्चुअस। अंक्चुअस वर्ड का मीनिंग होता है स्मूथ और ग्रीजी इन टेक्सचर, अपीयरेंस और मैनर। अंक्चुअस का मीनिंग आपको ऐसे समझिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका मीनिंग हम देखते हैं। देखिए भाई, अंक्चुअस का मतलब आप ऐसे याद रखना, किसी की तारीफ करना। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं अगर उनका किसी से कोई मतलब निकल रहा होता है तो उनकी बहुत खुशामदी करते हैं, बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं। तो अंक्चुअस का मतलब चापलूसी करना ही होता है कि भाई बिल्कुल हमने कहते हैं ना, बहुत ज्यादा किसी की बढ़ा बढ़ा चढ़ा के बात करते, मीली माउथड होकर के बात करना। तो अंक्चुअस का मतलब होता है स्मूथ और ग्रीजी इन टेक्सचर, अपीयरेंस, मैनर। दैट मीन्स खुशामदी करना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आज के टाइम में, देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की झूठी तारीफ करते हैं, उनकी खुशामदी करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे उनका कोई स्वार्थ होता है। तो अंक्चुअस का मतलब किसी की चापलूसी करना। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे याद रखने की एक सरल सी ट्रिक है। आपने बचपन में क्रो और फॉक्स की स्टोरी सुनी होगी, अ क्रो एंड अ फॉक्स स्टोरी, अ क्रो एंड अ फॉक्स स्टोरी। तो ये जो क्रो एंड अ फॉक्स स्टोरी है, अ क्रो एंड अ फॉक्स स्टोरी, आपने बचपन में क्रो और फॉक्स की कहानी सुनी होगी। क्रो और फॉक्स की कहानी कि क्रो जो है वो कहीं से खाने का एक टुकड़ा ले आता है और जो फॉक्स होता है वो उसकी झूठी तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो। और क्रो जो है वो उसकी तारीफ में आकर के जैसे ही गाना गाना शुरू करता है, सिंगिंग करना शुरू करता है, तो जो फूड वो लेकर के आया होता है उसके मुंह से गिर जाता है और फॉक्स उसे खा लेता है। तो ये क्रो एंड फॉक्स की स्टोरी है, आपने सुनी होगी। तो अंक्चुअस का भी मतलब होता है किसी की खुशामदी करना। सो हाउ यू विल रिमेंबर दिस वर्ड? हाउ यू विल रिमेंबर दिस वर्ड? तो इसको याद रखने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखेंगे कि अ क्रो एंड अ, इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। हाउ यू रिमेंबर दिस वर्ड? अ क्रो एंड अ फॉक्स story tells us that never trust an unctuous person. क्रो और फॉक्स स्टोरी हमें बताती है कि कभी भी झूठी तारीफ करने वालों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी जो व्यक्ति आपकी खुशामदी कर रहे हैं और आपको पता है कि वो फॉल्स एडमायर कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। द काइंड ऑफ अंक्चुअस टोन दैट हैव आई हैव हियर्ड ऑफन ऑफ डिप्लोमेटिक पार्टीज। ज्यादातर आपने देखा होगा जो डिप्लोमेटिक होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो ज्यादातर डिप्लोमेटिक बिहेवियर करती हैं। तो डिप्लोमेटिक बिहेवियर में ज़्यादातर वो अंक्चुअस बहुत सारा, मतलब हमने देखा है कि भाई अधिकतर लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर जैसे पॉलिटिक्स में या हमने देखा है कई क्षेत्रों में पॉलिटिक्स वगैरह में लोग एक दूसरे के प्रति अंक्चुअस कमेंट्स करते हैं, मतलब उनकी झूठी तारीफ करते हैं। तो द काइंड ऑफ unctuous tone that I have heard often at diplomatic parties, often at diplomatic parties, often at diplomatic parties, often at diplomatic parties. Is it clear? This is clear to everyone? Okay, तो unctuous का मतलब खुशामदी करना. Okay, now
नेक्स्ट, अच्छा अंक्चुअस और किसको बोलते हैं? तो इफ यू डिस्क्राइब फूड और ड्रिंक एज अंक्चुअस यू मीन दैट इट इज क्रीमी और ऑयली। जो क्रीमी, अच्छा एक तो हो गया अंक्चुअस का मतलब कि अगर आप किसी की खुशामदी करते हो दैट इज कॉल्ड अंक्चुअस। दूसरा अंक्चुअस का एक और मतलब होता है कि अगर आप खाने के सेंस में बात करते हो, अगर आप फूड के सेंस में अंक्चुअस वर्ड का यूज करते हो तो इसका मतलब होता है जो ऑयली और फैटी खाना है उसे अंक्चुअस कहा जाता है। अगर आप फूड के सेंस में अंक्चुअस वर्ड का प्रयोग करते हैं तो जो ऑयली और फूड के सेंस में अंक्चुअस वर्ड का प्रयोग करते हैं तो जो ऑयली और फैटी खाना है दैट इज कॉल्ड अंक्चुअस। तो जो ऑयली और फैटी खाना है उसे अंक्चुअस कहा जाता है। सो इफ यू डिस्क्राइब फूड और ड्रिंक एज अंक्चुअस यू मीन दैट इट इज क्रीमी और ऑयली। तो आपका मतलब होगा कि वो खाना क्या है, क्रीमी और ऑयली। अगर हम फूड या ड्रिंक को अंक्चुअस बोलते हैं तो फूड या ड्रिंक को अगर हम अंक्चुअस बोलते हैं तो मतलब जो ऑयली और फैटी खाना है ना उसे अंक्चुअस कहा जाता है। अब ऑयली फैटी खाना ये सब है जो आए दिन फास्ट फूड लोग खाते हैं दैट इज अंक्चुअस फूड। तो जो ऑयली और क्रीमी ऑयली इसको हम कह सकते हैं क्रीमी और ऑयली जो फूड होता है दैट इज कॉल्ड अंक्चुअस फूड। क्रीमी और ऑयली फूड को अंक्चुअस फूड कहा जाता है। तो पर्सन का मतलब खुशामदी करने वाला, अंक्चुअस फूड बोलते हो तो अंक्चुअस फूड का मतलब होता है क्रीमी या ऑयली खाना। जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं दैट इज पिज्जा बर्गर वगैरह ये सब क्या है, अंक्चुअस फूड है। अब बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स पे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट्स सिनोनिम। इसके सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो अंक्चुअस का मतलब जो झूठी तारीफ करता है, नकली, तो यानी कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। काउंटरफीट, काउंटरफीट किसके लिए यूज करते हैं? आपने नकली नोट सुने होंगे, जाली नोट होते हैं। काउंटरफीट, काउंटरफीट का मतलब नकली, काउंटरफीट का मतलब जो नकली है। क्लियर? हिपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल क्या होता है? डबल फेस पर्सन होते हैं कि मुंह में राम बगल में चूरा। जो डबल फेस पर्सन होते हैं उनको हिपोक्रिट्स को क्या बोलते हैं, हाइपोक्रिटिकल। जो भाई सामने आपकी तारीफ करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे तो हाइपोक्रिट्स। Then mealy-mouthed person. So this is very important word. This is a new word over here. Mealy-mouthed person. Mealy-mouthed person का मतलब होता है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही important नया word है। Mealy-mouthed person का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि मतलब दूसरों की खुशामदी करता है, उसे बोलते हैं mealy-mouthed person। अब ऑयली, खाने के सेंस में ऑयली, हमने दो इसके मीनिंग देखे, एक पर्सन के लिए और एक फूड के सेंस में। तो फूड जो ऑयली है क्रीमी है, फूड जो ऑयली है क्रीमी है, ग्रीजी है, ओलिजीनियस है, ओलिएजीनियस है, उसे क्या बोलेंगे, अंक्चुअस फूड। फूड जो क्रीमी है, ऑयली है, ग्रीजी है एंड ओलिजीनियस है उसे हम क्या बोलेंगे, अंक्चुअस फूड बोलेंगे। क्लियर हो गया सभी को? यहां तक क्लियर है तो कमेंट में यस कर दीजिए। ओके, अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा वरी या एगिटेशन। वरी करना या एगिटेशन करना। वरी चिंता और एगिटेशन का मतलब क्या होता है, एगिटेशन का मतलब होता है किसी को प्रवोक करना, किसी को प्रवोक करना, झगड़े के लिए उकसाना। एगिटेशन का मतलब एक तरीके से एगिटेशन का मतलब होता है भड़काना, प्रवोक करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मीनिंग क्या होता है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड इज सेलुब्रियस। व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स? इसका मीनिंग क्या होता है? सेलुब्रियस का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, सेलुब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक। तो अ प्लेस दैट इज हेल्दी एंड प्लीजेंट। तो सेलुब्रियस ज्यादातर किसके लिए यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स? सेलुब्रियस क्लाइमेट के लिए यूज होता है। सेलुब्रियस ज्यादातर किसके लिए यूज होता है? सेलुब्रियस क्लाइमेट के लिए यूज होता है। सेलुब्रियस क्लाइमेट यानी कि ऐसा वातावरण। सेलुब्रियस किसके लिए यूज होता है? क्लाइमेट के सेंस में यूज होता है। ऐसा वातावरण जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्दी है, लाभदायक है, दैट इज कॉल्ड सेलुब्रियस क्लाइमेट। अच्छा, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो वहां भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे एम्प्लॉयज की ग्रोथ हो रही है, तो उसे भी हम कहेंगे सेलुब्रियस क्लाइमेट। तो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक, हेल्दी वातावरण, हेल्दी क्लाइमेट को, हेल्दी इन्वायरमेंट को सेलुब्रियस कहा जाएगा। स्वास्थ्यवर्धक या लाभदायक, कोई जगह जो हेल्दी या प्लीजेंट है इज कॉल्ड सेलुब्रियस। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक, अगर हम सेलुब्रियस खाना खाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, एकदम सेलुब्रियस फूड। तो देखिए, सेलुब्रियस का मतलब स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक। इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का तरीका है वेजिटेबल्स आर
सेलुब्रियस फूड्स विच प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सेलुब्रियस का मतलब हेल्दी, हेल्दी, ठीक है ना। तो अगर आप हेल्दी खाना खाते हो तो हेल्दी खाना, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेलुब्रियस फूड्स होते हैं। वेजिटेबल्स क्या होते हैं, सेलुब्रियस फूड होते हैं। तो स्वास्थ्यवर्धक हर जगह ये यूज हो सकता है। सेलुब्रियस का मतलब हेल्दी। अब ये क्लाइमेट भी हो सकता है, वर्किंग कंडीशंस भी हो सकती हैं, फूड भी हो सकता है। तो वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सेलुब्रियस फूड होते हैं, जो कि हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सेलुब्रियस खाना खाने से आप कह सकते हो कि सेलुब्रियस खाना खाने से आपकी जो मसल्स हैं, मतलब कहते हैं ना, जैसे लोग जिम वगैरह जाते हैं तो अगर वो सेलुब्रियस फूड खाते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तो दे बिकम वेरी हेल्दी। तो प्रोटीन रिच डाइट को भी मान सकते हैं कि सेलुब्रियस फूड है, ठीक है, हेल्दी खाना। ओके, नाउ सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्वास्थ्यवर्धक इसका मतलब ही है, सेलुब्रियस का मतलब स्वास्थ्यवर्धक, हेल्दी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हेल्दी। सेलुब्रियस के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हेल्दी, देन बेनिफिशियल, देन होलसम एंड गुड फॉर यू, जो हमारे लिए अच्छा है। मतलब दिस इज टोटली अ पॉजिटिव वर्ड। दैट मीन्स सेलुब्रियस इज टोटली अ पॉजिटिव वर्ड। ये टोटली एक पॉजिटिव वर्ड है, और ये टोटली एक पॉजिटिव वर्ड है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा अनहेल्दी, जो कि अनहेल्दी है, ठीक है। तो सेलुब्रियस टोटली एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब हेल्दी है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंग्वाइन। सेंग्वाइन का मतलब होता है आशावादी, जो पॉजिटिव नेचर वाला व्यक्ति है। सेंग्वाइन का मतलब पॉजिटिव, सेंग्वाइन मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड होपिंग फॉर गुड थिंग्स। सेंग्वाइन का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंग्वाइन। सेंग्वाइन का मतलब होता है पॉजिटिव एंड होपिंग फॉर गुड थिंग्स। मतलब वो व्यक्ति जो आशावादी, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक और दूसरे होते हैं पेसिमिस्ट, आशावादी और निराशावादी। तो हमें कैसा होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो ऑप्टिमिस्टिक का ही सिनोनिम है सेंग्वाइन। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है ना, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है, हर बुराई में भी वो अच्छाई ढूंढ लेता है, तो ऐसे लोग होते हैं आशावादी। तो आशावादी व्यक्तियों को ही सेंग्वाइन कहा जाता है, यानी कि पॉजिटिव एंड होपिंग फॉर गुड थिंग्स। वो व्यक्ति जो सकारात्मक है और हमेशा अच्छा ही होप करता है, इज कॉल्ड सेंग्वाइन, आशावादी। अब आएंगे इसकी ट्रिक पर। तो आप इसकी ट्रिक पर आ जाइए। आप सभी ने सफीन हसन का नाम तो सुना ही होगा, यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर। सफीन हसन ने बहुत ही गरीबी में, बहुत ही डिफिकल्टीज को फेस करते हुए, बहुत ही स्ट्रगल करते हुए अपने एम को अचीव किया। तो ये व्यक्ति जो है ना, दूसरों के लिए क्या है, एक रोल मॉडल है। तो बहुत ही ज्यादा ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आशावादी रहा है। तो ही इज अ सेंग्वाइन पर्सन। ओके, तो सफीन हसन, यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, इज अ सेंग्वाइन पर्सन। ये बहुत ही आशावादी व्यक्ति रहे हैं। ओके, अब इसके सिनोनिम्स एंड टोनिम्स पे आ जाइए। तो भाई इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सेंग्वाइन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, पहला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, पहला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। दूसरा वर्ड इसका सिनोनिम है चीयरफुल। तो सेंग्वाइन के सिनोनिम्स ऑप्टिमिस्टिक, अभी हमने पढ़ाई था। फिर चीयरफुल, जो खुश रहने वाला है, जो हमेशा हैप्पी रहता है। देन होपफुल, आशावादी। कॉन्फिडेंट, जो व्यक्ति आशावादी होगा वो कॉन्फिडेंट भी होगा, वो उसको अपने ऊपर विश्वास होगा। BUOYANT, बायोंट। नेक्स्ट वर्ड है बायोंट, मतलब आशावादी व्यक्ति। आप इसको प्रोनाउंस करोगे बॉयंट, बॉयंट प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, ठीक है। तो क्या क्या सिनोनिम्स हो गए, ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, देन होपफुल, कॉन्फिडेंट एंड बॉयंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे ग्लूमी, ग्लूमी मतलब दुखी रहने वाला, अनहैप्पी, सैड रहने वाला। ग्लूमी का मतलब होता है सैड रहने वाला व्यक्ति। और पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, ये रहा नेक्स्ट वर्ड, इनएक्सोरेबल। अब आते हैं नेक्स्ट वोकैब के वर्ड पर, दैट इज इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, इनएक्सोरेबल का मतलब होता है जो चीज बहुत ही कठोर है और जिसे बदला नहीं जा सकता। इनएक्सोरेबल का मतलब समथिंग कंटिन्यूइंग विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग स्टॉप्ड। इनएक्सोरेबल का मतलब कंटिन्यूइंग विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग स्टॉप्ड।
कंटिन्यूइंग, इनएक्सोरेबल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग स्टॉप्ड। मतलब जो चीज बहुत ही कठोर है, जो चीज बहुत ही निष्ठुर है, जिसे बदला नहीं जा सकता, दैट इज इनएक्सोरेबल। इसको आप ऐसे समझिएगा, इसको आप ऐसे पहले तो याद रखिएगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस संसार में आया है तो ये बात तय है कि पहले अभी वो भले ही छोटा मतलब बच्चा है, उसके बाद वो क्या होगा, ग्रो करेगा, फिर वो थोड़ा और एज उसकी बढ़ेगी और एक टाइम आएगा जब वो बहुत बूढ़ा हो जाएगा। तो ये एजिंग जो है ना, ये क्या चीज़ है, ये इनएक्सोरेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। तो जो चीज़ कठोर है, जिसे बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, उसे कहेंगे क्या, इनएक्सोरेबल। तो इनएक्सोरेबल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी बीइंग स्टॉप्ड, कि जो चीज चलती रहेगी और जिसे रोका नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो उम्र, इंसान की उम्र का बढ़ना क्या है, इसे कोई रोक सकता है? आज तक कोई ऐसा कॉस्मेटिक आया है कि जो किसी इंसान को बिल्कुल, अगर मान लीजिए वो 80 साल का है तो वो बिल्कुल 25 साल का दिखने लगे? नहीं, एजिंग जो है, एजिंग प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता। तो वो चीज जो कंटिन्यू रहेगी, जिसे रोका नहीं जा सकता, कठोर या निष्ठुर, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पे हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि जैसे मौसम का बदलना इनएक्सोरेबल है। हमें मालूम है कि गर्मियां हैं तो गर्मियों के बाद फिर विंटर आएगा, विंटर के बाद फिर आएगा ऑटम, ऑटम के बाद फिर स्प्रिंग आएगा। तो मौसम का बदलना क्या है, एक इनएक्सोरेबल प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई, इसको आप याद रखने का एक तरीका है कि सीजन्स जो हैं, सर्दियों के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद फिर से सर्दी, और ये समर और ऑटम, ये चारों सीजन्स हमारी कंट्री में आते हैं। तो सीजन्स का चेंज होना, चेंजिंग ऑफ सीजन्स, changing of seasons, the changing of seasons is an inexorable process, ठीक है। एजिंग, उम्र का बढ़ना भी नहीं रोका जा सकता, तो एजिंग भी क्या है, inexorable process है। एजिंग इज ऑल्सो एन inexorable process। एजिंग भी क्या है, inexorable प्रोसेस है, ये इनएक्सोरेबल प्रक्रिया है, इसे रोका नहीं जा सकता, ये इनएक्सोरेबल प्रोसेस है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब बढ़ेंगे हम इसके आगे, इसके सिनोनिम्स पर। तो जिसे रोका नहीं जा सकता, जो चेंज, जो कंटिन्यू होना, जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे कंटिन्यू होना तय है, इसके सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे? सिनोनिम्स में आएगा रिलेंटलेस, फिर आएगा अनरेमिटिंग, इनस्टॉपेबल, इनएविटेबल, देन अनएस्केपेबल। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब कि जिसे रोका नहीं जा सकता। अनरेमिटिंग का मतलब भी जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। अनस्टॉपेबल का मतलब विच कैन नॉट बी स्टॉप। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसका होना तय है, जिसे टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल का मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसका होना तय है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। इन अनएस्केपेबल का मतलब जिसे बचा नहीं जा सकता। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स पे आते हैं। तो इसके एंटोनिम्स में पहला वर्ड है प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल का मतलब जिसे रोका जा सकता है, और इवेडेबल, इवेडेबल का मतलब भी जिसे बचा जा सकता है, ठीक है ना। इवेडेबल, इवेडेबल वर्ड किससे बना है? इवेजन से बना है। इवेजन का मतलब रोकना। देखिए, इवेडेबल वर्ड किससे बना है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन हमने सुना है वर्ड। देखिए, इवेडेबल किससे बना है, ध्यान से सुनिएगा। इवेडेबल किससे बना है? आपने ये वर्ड सुना होगा, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, जब कभी आप लोग अपना आईटीआर भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम टैक्स से बच सकते हैं। तो ये जो टैक्स से बचने की जो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, इसे कहते हैं टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स से बचना। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनसे आप टैक्स देने से बच, मतलब जिनसे आप क्या होता है कि आप अपना टैक्स जो पे करना है उसको कम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। ओके, अब नाउ लेट्स मूव टू सम अदर वर्ड्स। अब हम आ जाते हैं कुछ और वर्ड्स पर। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, पोम्पुअस, प्रिटेंशियस। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड आज की क्लास का जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज फ्लैम्बॉयंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो भी वोकैबुलरी आपको यहाँ पे कराई जा रही है, ये सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये सभी एसएससी प्रीवियस पेपर के वर्ड्स हैं। ये जो भी वोकैब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे एसएससी प्रीवियस पेपर के वर्ड्स हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो एग्जाम में पूछी गई वोकैब को हम डिस्कस कर रहे हैं।
Now moving forward towards next word. Next word is flamboyant. Next word है हमारा, next word is flamboyant. Flamboyant का मतलब क्या होता है? ये रहा next word, ये रहा next word. Next word है flamboyant. फिर आता है ostentatious, then pompous और pretentious. My dear students, कौन कौन से words हैं? Flamboyant, ostentatious, pompous एंड pretentious. तो भाई इन चारों शब्दों का एक ही मतलब होता है, दिखावा करने वाला. जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, शोई टाइप का होता है, उसे बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट. अब आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज में जो ये आपको पर्सन दिख रहा है, जो ये आपको व्यक्ति, जो ये आपको लेडी दिख रही है, ये कैसी है? इस इमेज में जो आपको ये पर्सन दिख रहा है, ये जो लेडी दिख रही है, कैसी है? फ्लैम्बॉयंट है. तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, बहुत ज़्यादा प्राउडी टाइप का होता है, दिखावा करता है, उसे बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, पोम्पोअस एंड प्रिटेंशियस. दिखावा करने वाला, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले को हम कहते हैं. ओके, तो इसका मतलब है दिखावा करने वाला. अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? तो सिनोनिम्स हो जाएंगे शोई, noticeable in such a way that attracts a lot of attention. तो वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, शोई काइंड ऑफ पर्सन होता है, उसे बोलते हैं ostentatious. Synonyms: flamboyant, ostentatious, flamboyant, ostentatious, pompous, pretentious. ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. आई होप कि सबको समझ में आ रहा है. अगर वो कैप समझ में आ रही है, मीनिंग क्लियर हो रहा है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा यहाँ तक क्लियर है. क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में थम्स अप कर दीजिएगा, ढेर सारे लाइक्स कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए. एग्जाम्पल, अब इसको हम, हाउ यू विल रिमेंबर दिस वर्ड थ्रू एग्जाम्पल. ही इज फेमस फॉर इज फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल. वो व्यक्ति अपने फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है. वो व्यक्ति अपने शोई लाइफस्टाइल की वजह, फ्लैम्बॉयंट का मतलब शोई, तो वो व्यक्ति अपने शोई लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है. ही हैज़ turned ostentatious and wants to show off his newly acquired wealth. वो बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला हो गया है, ostentatious हो गया है, और वो शो ऑफ करना चाहता है. कोई कई बार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति एकदम से करोड़पति बन जाता है, एकदम से रिच बन जाता है, तो वो क्या होता है कि वो उसका शो ऑफ बहुत करता है. तो हम कह सकते हैं कि वो अभी अभी जो है ostentatious हुआ है, और वो अपनी न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ जो है उसको शो ऑफ करता है, शो ऑफ करना चाहता है. Now moving forward towards next word. अब आते हैं next word पे. next word है हमारा obliged, grateful. obliged और grateful का मीनिंग क्या होता है? obliged और grateful का मतलब होता है, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है. और obliged और grateful का मतलब होता है आभारी होना, कृतज्ञ होना, थैंकफुल होना. तो भाई आपको अपनी लाइफ में जो भी आपको ईश्वर ने अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, जो भी आपको पॉजिटिव थिंग्स मिली है लाइफ में, उसके लिए हमेशा गॉड के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, ऑब्लाइज्ड होना चाहिए. तो ऑब्लाइज्ड और ग्रेटफुल का मतलब होगा थैंकफुल, कृतज्ञ. आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस. मैं तुम्हारे प्रति थैंकफुल हूँ तुम्हारी काइंडनेस की वजह से. एंड शी इज ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव डन. वो बहुत ज़्यादा आभारी है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है जो तुमने उसकी मदद इतनी की है, जो तुमने उसके लिए किया उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास पसंद आई होगी. अगर क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल. सो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी. क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू क्लास.